हे गाइस, दिस इज़ पी टाइगर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ज़बरदस्त सीरीज़ लेकर आया हूँ और ये एक एक्समैन सीरीज़ है। तो जैसा कि आपको पता है कि मैं अपने चैनल पे एक मार्वल यूनिवर्स की पूरी टाइमलाइन शेयर कर रहा हूँ और हमारी शुरुआत हुई थी एवेंजर्स डिसअसेंबल के इवेंट से। उसके बाद हमने हाउस ऑफ एम का इवेंट शेयर करा और बहुत सारे इवेंट शेयर करे। लेकिन एक्समैन की जो कहानी है मार्वल यूनिवर्स के अंदर, वो हाउस ऑफ एम के इवेंट के बाद बिल्कुल एक बहुत बड़ा टर्न ले लेती है। क्योंकि हमें पता है उसमें स्कारलेट विच जो है आखिर में सिर्फ 3 लफ्ज़ बोलती है कि नो मोर म्यूटेंट्स। और उसके बाद से हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में 98% म्यूटेंट्स की पॉपुलेशन खत्म हो जाती है। अब ख़त्म होने से मतलब मेरा ये है कि ऐसा नहीं होता कि सारे म्यूटेंट्स मर जाते हैं, बल्कि कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से जो म्यूटेंट्स के अंदर जो पावर्स होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, उनके अंदर जो म्यूटेंट जीन पाया जाता है वो ख़त्म हो जाता है। और हमें ऐसा लग रहा था कि अब आगे वाली फ्यूचर में आगे हमें कोई म्यूटेंट नहीं दिखने वाला है। तो इसी तरह ये स्टोरी कंटिन्यू होती है। उसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें देखी थी। हमने डेसिमेशन का इवेंट देखा, एक वन शॉट देखा। तो मैं आप लोगों को पहले यही रिकमेंड करूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ आप पहले सारी एपिसोड देख लें, ताकि आपको पता चलता रहे कि एक्समैन की पिछली कहानी में क्या होता रहा है। लेकिन अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है पीछे का कुछ भी देखने के लिए, तो इससे पहले सिर्फ एक सीरीज़ देख लीजिएगा, जो कि है एक्समैन डेडली जेनेसिस। उसके अंदर हमने देखा था कि एक मिस्टीरियस आदमी आता है जिसकी पावर ओमेगा प्लस लेवल है, और ये हाउस ऑफ एम के इवेंट के बाद सबसे पहला म्यूटेंट था जो कि इन लोगों को मिला। और सीरीज़ में हमें आगे जाके पता चलता है कि वो म्यूटेंट स्कॉट समर्स का भाई है, यानी साइक्लॉप्स, और एलेक्स समर्स यानी जो हैवॉक है उनका भाई है, और उसका नाम है वुल्कन। और उसकी पावर्स बहुत ज़्यादा इनक्रेडिबल होती हैं। मैं यहाँ पे तो नहीं बताऊँगा, वो आप वीडियो जाके देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। लेकिन उस वीडियो के बाद से आप लोगों ने ये बोलना शुरू कर दिया था कि जल्दी से हमें वुल्कन की सीरीज़ दिखाओ, हमें बताओ कि वुल्कन के साथ आखिरकार हुआ क्या। उस सीरीज़ के एंड में हमने देखा था कि वुल्कन जो है अपना बदला लेने के लिए, अपनी माँ बाप की मौत का बदला लेने के लिए शियार एम्पायर की तरफ निकल जाता है। तो हम उस स्टोरी को वहीं से कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कि इसकी वुल्कन की स्टोरी में आगे क्या होने वाला है। सो गाइस, इस कॉमिक बुक स्टोरी का नाम है राइज एंड फॉल ऑफ शियार एम्पायर, क्योंकि इसमें हम शियार एम्पायर के अंदर ही सारी स्टोरी तकरीबन देखेंगे। और ये स्टोरी आज जो है अनकैनी एक्समैन के इश्यूज़ के अंदर है, जो कि है 475 से लेकर 486 तक। तो टोटल इस कॉमिक बुक के हैं 12 इश्यूज़, यानी कि ये स्टोरी यार काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और बहुत ज़्यादा डिटेल में है। तो मैं हर एपिसोड के अंदर 2 इश्यूज़ को कवर करूँगा, और इस तरह हमारे पास इस सीरीज़ के 6 एपिसोड्स टोटल हो जाएंगे। लेकिन हो सकता है कि ये एपिसोड्स मैं डेली अपलोड ना कर पाऊँ, क्योंकि ये एपिसोड्स काफ़ी ज़्यादा बड़े हो जाएंगे और इनको एडिट करने में, रिकॉर्ड करने में मुझे ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसलिए अगर मैं एक दिन का बीच में गैप दे दूँ तो उस पर आप लोग बुरा नहीं मानिएगा। सो गाइस, चलिए, मैंने कॉमिक बुक का तो इंट्रोडक्शन आपको दे दिया है, और मैं उन लोगों से ये कहना चाहूँगा कि जो लोग मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे कंटेंट को सपोर्ट करें। सो गाइस, चलिए अब ये कॉमिक बुक सीरीज़ स्टार्ट करते हैं। इस कॉमिक बुक का स्टार्ट होता है इजिप्ट के अंदर, जहाँ पे हम देखते हैं कि एक लड़की है वो घूम रही है इजिप्ट की मार्केट्स के अंदर, और उसके सामने हम देखते हैं कि एक मिलिट्री टाइप की कोई चीज़ आती है, यानी उनके पास रोबोट्स वगैरह होते हैं और वो मिलिट्री के लोग लगे होते हैं, और बेसिकली यहाँ पे उसी लड़की को ढूंढने के लिए आए होते हैं। और वो बोलते हैं कि हम यहाँ पे चप्पा चप्पा छान मारेंगे और एपोकलिप्स की वो जो औरत है उसको हम ढूंढ निकालेंगे। तो हमें इनकी बातों से यहाँ पे ये पता चल रहा है कि एक किस्म का क्रू बना हुआ है जो कि एपोकलिप्स के लोगों को ढूंढते हैं, यानी म्यूटेंट्स को ढूंढते हैं एपोकलिप्स के, और उनको मारते हैं। और हम बेसिकली देखते हैं कि वो जो लड़की जो छुप के यहाँ पे घूम रही होती है वो बेसिकली लड़की होती है लॉर्डना डेन, यानी कि पोलैरिस, जो कि मैग्नेटो की बेटी है। और हम देख सकते हैं कि अभी इसकी पावर्स इसके पास हैं, मतलब हाउस ऑफ ह्यूमन के बाद इसकी पावर्स हैं। लेकिन हम यहाँ से शिफ्ट होते हैं 2 दिन पहले एक्सेवियर इंस्टीट्यूट के अंदर, जहाँ पे बीस्ट और चार्ल्स एक्सेवियर दोनों आपस में बातें वगैरह कर रहे हैं। तो जिन लोगों को नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि चार्ल्स एक्सेवियर जो है अपनी माइंड कंट्रोल पावर्स खो चुके हैं, टेलीपैथी खो चुके हैं, लेकिन अब वो चल फिर सकते हैं। ये सारा सीन हुआ था एक्समैन डेडली जेनेसिस के अंदर। तो मैं आपको बार बार रिकमेंड करूँगा कि पहले आप वो सीरीज़ लाजमी देख लें। तो हम बेसिकली देख रहे होते हैं हैंग और वो दोनों आपस में यहाँ बात कर रहे होते हैं, और वो ये भी डिस्कशन कर रहे होते हैं कि साइक्लॉप जो है आजकल चार्ल्स एक्सेवियर के साथ बहुत बुरा बिहेवियर रख रहा है। वो चाहता है कि चार्ल्स एक्सेवियर ये इंस्टीट्यूट छोड़ के चले जाएँ। तो बीस्ट बोलता है कि मैं तुम्हारी बात समझ सकता हूँ चार्ल्स, और हो सकता तो मैं तुम्हारी इसमें कोई मदद करता, लेकिन सच में मैं तुम्हारी इस मामले में कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। मुझे तो समझ में भी नहीं आ रहा कि मैं तुमसे कहूँ तो क्या कहूँ। तो चार्ल्स बोलता है कि हाँ, मैं तुमसे समझ सकता हूँ बीस्ट, ये तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है, ये एक मेरी ही प्रॉब्लम है, और ये मेरी वजह से ही सब कुछ हो रहा है। तो वो जो भी कर रहा है वो सही कर रहा है, इसमें गलती मेरी ही है, और मुझे बताना कि अगर हमें कोई नया ट्रांसमिशन वगैरह मिले। और चार्ल्स बोलता है कि चलो, अब मुझे लगता है कि मुझे अपने प्लान बीवी के ऊपर काम करना शुरू कर देना पड़ेगा। और इस तरह हम देखते हैं चार्ल्स एक्सेवियर जो है कर्ट के पास जाते हैं, यानी कि नाइट कॉलर के कमरे में जाते हैं, और उसको बोलते हैं कि मैंने कहीं तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं करा। तो कर्ट बोलता है कि नहीं नहीं प्रोफेसर, मैं बस थोड़ी बहुत रीडिंग कर रहा था, आप बताइए आपके दिमाग में क्या चल रहा है। तो वहाँ पे जो है चार्ल्स एक्सेवियर बेसिकली यहाँ पे एक तरह के मिशन में कर्ट को अपने टीम में लेने के लिए आए होते हैं। वो एक किस्म की कोई टीम बना रहे हैं, उनका कोई जो प्लान भी है वो उसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो अभी हमें आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे ये स्टोरी आगे जाती जाएगी पता चलता जाएगा। तो यहाँ पे नाइट कॉलर बेशक यानी कि बिना झिझक के बोलता है कि बिल्कुल चार्ल्स, मैं तुम्हारी मदद करूँगा हमेशा, क्योंकि तुमने मेरी मदद करी थी, मेरी ज़िंदगी बचाई थी, और मैं हमेशा ज़िंदगी भर तुम्हारा साथ लाजमी दूंगा, चाहे साइक्लॉप तुम्हारे लिए माने या ना माने। और यहीं से हम दूसरी तरफ उस फाइट के अंदर शिफ्ट होते हैं, जो कि 2 दिन बाद हो रही है इजिप्ट के अंदर, जहाँ हम देख सकते हैं कि लॉर्ना जो है उन सारे लोगों से बच के भागने की कोशिश कर रही है।
और वहीं पे हम देखते हैं इस तरह यहाँ पे नाइट कॉलर जो है टेलीपोर्ट होकर आता है और अपने साथ वारपाथ को लेकर आता है और बोलता है कि उस बिल्डिंग के अंदर कुछ सिविलियंस हैं, मुझे जाकर उनकी जान बचानी पड़ेगी, तुम्हें इनसे कुछ देर के लिए अकेले ही निपटना पड़ेगा। तो वारपाथ बोलता है कि बिल्कुल, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, और वैसे भी काफ़ी दिन हो गए कि मैंने प्रैक्टिस नहीं करी। इस तरह हम देखते हैं वारपाथ जो है उन सोल्जर्स के पास जाता है और वो सोल्जर्स बोलते हैं कि मेरी बात और से सुनो, तुम्हें सब में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, इससे तुम्हारा कोई कंसर्न नहीं है। तो वारपाथ अपने ब्लेड्स निकालते हुए बोलता है कि वो एक एक्समैन है, तो हाँ वो मेरा कंसर्न है। और यहाँ से हम शिफ्ट होते हैं दोबारा बैक एक फ्लैशबैक में, जहाँ पर हम देखते हैं कि वारपाथ जो अपनी ट्रेनिंग वगैरह कर रहा होता है और वहाँ पे चार्ल्स उसके पास भी आते हैं उसको भी अपनी टीम में लेने के लिए कि ओरोरो यानी स्टॉर्म ने जो तुम्हें गिफ्ट दिया था तुम उसका काफ़ी अच्छा यूज़ कर रहे हो। तो वो बोलता है कि हाँ बिल्कुल, जो स्टॉर्म ने मुझे ये ब्लेड्स दिए हैं ये वाकई बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हैं, क्योंकि ये हैं प्योर वाइब्रेनियम से बने हुए, परफेक्टली बैलेंस, इनसे जो है तकरीबन हर चीज़ काटी जा सकती है, कोई ऐसी चीज़ दुनिया में नहीं है जो इन ब्लेड से ना कट सके। और मैं इनको चलाने की आज तो खूब ज़बरदस्त प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो बेसिकली यहाँ पे इन दोनों के बीच में भी काफ़ी ज़्यादा बातें होती हैं, लेकिन वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पे उन प्रोफेसर जो है बेसिकली वारपाथ को अपनी टीम में शामिल करने के लिए आते हैं, और जैसा कि हमें पता है कि वो यहाँ उनकी टीम में आ जाएगा। फिर हम दोबारा उसी बैटल के अंदर शिफ्ट होते हैं जहाँ पे वारपाथ जो है रोबोट से मार रहा होता है ज़बरदस्त तरीके से, और दूसरी तरफ नाइट कलर जो है लोगों को टेलीपोर्ट कर करके सेफ्टी तक पहुँचा रहा होता है। लेकिन हम तभी देखते हैं कि वहाँ पे हैवॉक यानी एलेक्स समर पहुँच जाता है और पूछता है कि लॉर्ना आखिरकार तुम क्या कर रही हो यहाँ पे, और ये आखिरकार ये लोग कौन है। तो लॉर्ना बताती है कि ये कोई एंटी एपोकैलिप्स ग्रुप है जो कि हम जैसे लोगों को ढूंढ रहा है, और ये मेरे पीछे तकरीबन एक हफ्ते से पड़े हुए हैं और मुझे नहीं पता ये मेरे साथ क्या करने वाले हैं, लेकिन ये बताओ कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो हैवॉक बोलता है कि तुम्हें क्या लग रहा है, हम यहाँ पे तुम्हें बचाने के लिए आए हैं और क्या। और हम देखते हैं इसी बैटल के अंदर जो है वारपाथ के साथ साथ अब जो है रेचल समर भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से लड़ रही है। तो बेसिकली अगर आपको रेचल समर के बारे में नहीं पता कि ये कौन है तो समझ लीजिए जीन ग्रे जो है वो बिल्कुल रेचल समर है, बस उसको छोटा कर दिया। तो मैं आप लोग को थोड़ा सा एक पास बता देता हूँ रेचल समर का, क्योंकि आगे जाके इसकी स्टोरी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो बेसिकली होता ये है कि जब आपको पता है कि एक 80s के दौर में एक इवेंट हुआ था एक्समैन का, जिसका नाम था एक्समैन डेज ऑफ फ्यूचर पास, जिसमें हम देखते हैं कि एक ऑल्टरनेट टाइमलाइन बनती है जहाँ पे सेंटिनल्स कब्जा वगैरह कर लेते हैं और पूरी दुनिया खत्म हो रही होती है। तो उस टाइमलाइन के अंदर होता है कि साइक्लॉप और जीन ग्रे की शादी होती है और उनकी बच्ची पैदा होती है जिसका नाम होता है रेचल ग्रे, मतलब ये वही लड़की है। लेकिन हमें ये भी पता है कि एक्समैन डेज ऑफ फ्यूचर वाली टाइमलाइन जब सही हो जाती है, जब लोगन उसको ठीक कर देता है और वापसी अपनी यूनिवर्स में आ जाता है, तो उसी के साथ जो है रेचल समर भी इस यूनिवर्स में किसी ना किसी तरीके से आ जाती है। अगर देखा जाए तो रेचल समर जो है इस वाली अर्थ पे बॉर्न नहीं हुई है, बल्कि वो एक अल्टरनेट रियलिटी में बॉर्न हुई थी। लेकिन आपको पता है कि जो कैरेक्टर अल्टरनेट रियलिटी में ज़्यादा फेमस हों उनको मार्वल अपनी यूनिवर्स में ले ही आता है, जैसे कि माइल्स मोरेलेस का स्पाइडरमैन। और इसी तरह हम दोबारा शिफ्ट होते हैं एक फ्लैशबैक के अंदर, जहाँ हम देख रहे हैं कि प्रोफेसर जो है अब रेचल से बात कर रहे हैं, उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या उनका मिशन है और किस तरह से उसकी मदद वो ले सकते हैं। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वो दोनों एक दूसरे से अफसोस भी कर रहे होते हैं, क्योंकि हमें पता है चार्ल्स ज़ेवियर अपनी टेलीपैथी खो चुके हैं। तो रेचल बोलती है कि मुझे इस बात का बहुत ज़्यादा अफसोस है, क्योंकि ये कोई ट्रेड नहीं हुआ कि आपके टांगों के बदले आपकी टेलीपैथी ले ली जाए। फिर हम यहाँ से दोबारा उस बैटल के अंदर शिफ्ट होते हैं जहाँ पे सारे एक्समैन मिलकर लड़ रहे होते हैं। तो यहीं पे हैवॉक लॉर्ना के पास आता है और पूछता है कि आखिरकार तुम भाग क्यों रही हो, मैंने सोचा था कि तुम्हारी पावर्स तुम्हें वापसी मिल चुकी हैं। तो लॉर्ना बोलती है कि हाँ, लेकिन एपोकैलिप्स लोगों ने मेरे ऊपर कुछ करा है जिसकी वजह से मेरी पावर्स बहुत ज़्यादा खतरनाक हुई हैं, अब वो मेरे कंट्रोल में नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा डेंजरस हो चुकी हूँ। तो हैवॉक बोलता है कि नहीं, तुम कोई ख़तरनाक नहीं हुई हो, तुम सिर्फ डरी हुई हो। तो लॉर्ना बोलती कि नहीं नहीं, तुमने देखा नहीं मैंने क्या किया था उन लोगों के साथ, मुझे तो जेल में होना चाहिए, एलेक्स मैं डिज़र्व करती हूँ। तो एलेक्स बोलता कि नहीं, बल्कि तुम एक सेकंड चांस डिज़र्व करती हो। और वहाँ पे हम देखते हैं कि रेचल जो अपनी बहुत ज़बरदस्त इनक्रेडिबल पावर इस्तेमाल करती है और उन सारे सोल्जर्स को, उन सारे रोबोट्स को ऐसे ही ठिकाने लगा रही होती है। तो वहीं पे हैवॉक आता है और बोलता है कि बस हमारे पास इन सब के लिए टाइम नहीं है, जल्दी से चलो, क्योंकि प्रोफेसर ने मुझे अभी रेडियो पर बताया है कि सेंटिनल्स हमारी तरफ आ रहे हैं, हमें यहाँ से निकलना ही होगा। तो लॉर्ना पूछती है कि प्रोफेसर भी यहाँ पे हैं। तो वहीं पर नाइट कॉलर आता है और सबको वहाँ से टेलीपोर्ट करके वापसी जहाज़ में ले जाता है। और इस तरह हम देखते हैं कि वो लोग जो हैं उस जहाज़ के अंदर होते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं प्रोफेसर एक्स, वारपाथ, नाइट कॉलर, हैवॉक, लॉर्ना और रेचल मौजूद होते हैं। और वहीं पे जो है लॉर्ना भी ये देख के हैरत कर रही होती है कि प्रोफेसर एक्स कैसे अब चल फिर सकते हैं। और लॉर्ना पूछती है कि आप मुझे ये बताएं कि आप लोग मुझे बचाने के लिए क्यों आए। तो प्रोफेसर बोलते हैं कि तुम्हें क्या लगा, हम तुम्हें ऐसी सारी ज़िंदगी भागने देंगे, हम तुम्हारी मदद के लिए नहीं आएंगे। तो लॉर्ना बोलती है कि हाँ, वैसे मुझे लगा तो कुछ ऐसा ही था। तो प्रोफेसर बोलते हैं कि इस प्लेन में कोई भी ऐसा नहीं है जिसने आज तक कोई गलती ना की हो, बहुत सारे लोगों ने बहुत सी गलतियाँ की हैं और सबको एक चांस मिला है इतनी गलतियाँ सुधारने का, तो ये भी तुम्हारा एक चांस है, इसको कबूल करो। तो हैवॉक बोलता है कि हमारे पास एक मिशन है और ये मिशन बहुत ज़्यादा सीरियस है और मैं वाकई में तुम्हारी कदर करूँगा अगर तुम इस मिशन में मेरे साथ चलो। तो लॉर्ना बोलती है कि मैं जो हूँ एक भागी हुई हूँ, मतलब लोग मेरे पीछे पड़े हैं, लोग मुझे ढूंढ रहे हैं, मैं तुम लोग के साथ अगर मिशन पे गई तो तुम लोग भी उनके टारगेट बन जाओगे। तो वारपाथ बोल रहा है कि जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ पे इसका कोई मकसद नहीं है। तो लॉर्ना पूछती है क्या मतलब, हम लोग आखिरकार जा कहाँ रहे हैं। तो प्रोफेसर एक्स बोलते हैं जहाँ तक मेरा भरोसा है वुल्कन जो कि स्कॉट और एलेक्स का भाई है और मेरे अंदाजे तक अब तक वो मरा हुआ था, लेकिन क्योंकि वो मरा हुआ नहीं है तो मुझे लग रहा है कि वो जा रहा है शियार एम्पायर की तरफ, यानी शियार स्पेस की तरफ।
ताकि वो अपनी उस बदले की आग को कंटिन्यू रख सके जो कि उसने शुरू करी थी अर्थ के ऊपर। लेकिन मैं शियार एम्पायर के ऊपर मैसेज नहीं भेज पा रहा हूँ। मैंने बीच के साथ मिलकर बहुत कोशिश करी कि मैं वहाँ पे लिलांड्रा को मैसेज भेज सकूँ और उनको वार्न कर सकूँ, लेकिन हमारा शियार एम्पायर से कम्युनिकेशन काट दिया गया था जब से मेरी और लिलांड्रा की मैरिज ख़त्म हो गई थी। लेकिन मैं उन लोगों का फेट उस आदमी के हाथ में नहीं दे सकता हूँ जो कि मेरी गलती हो, जिसका गुस्सा मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, और ख़ास तौर पे तब वो दुनिया का मोस्ट पावरफुल म्यूटेंट हो जिससे मैं अब तक मिला हूँ। तो हम लोग वो करने जा रहे हैं जो करना ज़रूरी है। तो लॉर्ना पूछती है तो आखिरकार वो क्या है जो हम करने जा रहे हैं। तो चार्ल्स बोलते हैं कि पहले तुम पाँचों जाओगे और एक स्पेसशिप चुराओगे, और उसके बाद हम वुल्कन का पीछा करते हुए उसके पीछे जाएंगे, और तब जाके मुझे थोड़ी उम्मीद है कि मैं शायद जाके उसको उसकी ह्यूमैनिटी याद दिला सकूं। लेकिन अभी काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी है। और फिर हम यहाँ से शिफ्ट होते हैं एक जगह के अंदर जहाँ पे हम देखते हैं कि बाहर से जो है एक गेट खुलता है, और बेसिकली लॉर्ना अपनी पावर इस्तेमाल करती है जो कि बिल्कुल तकरीबन मैग्नीटो जैसी पावर है, और वो यहाँ पे इस गेट को खोलती है। मतलब ये लोग एक जगह पे आए हैं स्पेसशिप चुराने के लिए, और वहाँ पे हम देखते हैं कि अंदर कुछ रोबोट्स वगैरह होते हैं जिससे वारपाथ और हैवॉक जो है 2 मिनट में निमट लेते हैं। और वहाँ पे जो है हम देखते हैं कि वो पाँचों के पाँचों जो है फ़ौरन उस स्पेसशिप के ऊपर कब्जा कर लेते हैं। तो वहीं पे हम देखते हैं ऊपर जहाज़ में जो है रेचल और प्रोफेसर बैठे हुए होते हैं, और रेचल बोलती है कि प्रोफेसर मेरे ख्याल में हमें वहाँ पे उनके साथ होना चाहिए नीचे, या फिर कम से कम मुझे तो वहाँ पे होना चाहिए उनकी मदद करने के लिए। तो प्रोफेसर बोलते हैं कि हम कुछ देर में उनसे मिल लेंगे, और वैसे भी कर्ट और बाकी के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा कैपेबल हैं, वो वहाँ पर अपना काम आराम से कर सकते हैं, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, और हम लोग जो यहाँ पर कर रहे हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है। और प्रोफेसर बोलते हैं अगर तुमने मेरे दिमाग से एक बार फ्लाइट ट्रेनिंग सिस्टम सीख लिया इस जहाज़ का, तो तुम उन बाकियों को भी सिखा सकती है जब वो सो रहे होंगे, और ये ज़रूरी इसलिए ताकि हम में से सब जो हैं इस जहाज़ को चला सकें। तो वहीं पे हम देखते हैं बेसिकली कि प्रोफेसर एक्स के पास अपनी टेलीपैथी की पावर तो है नहीं, लेकिन वो रेचल को बिल्कुल अपनी तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब वो रेचल को अपनी सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करने दे रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरह से अब वो टीम को गाइड करेगी, उनको टेलीपैथिकली कनेक्टेड करके रखेगी, जो कि पहले प्रोफेसर एक्स किया करते थे। और वहीं पर हम देखते हैं कि पीछे डार्विन भी बैठा होता है। तो डार्विन अगर आपको याद हो तो ये वही लड़का है जो कि वुल्कन के साथ था, और उसने ही वुल्कन की जान बचाई हुई थी। और हम यहाँ से दोबारा एक्सेवियर इंस्टीट्यूट में शिफ्ट होते हैं उसी मॉर्निंग, यानी जिस दिन ये लोग अपने मिशन पर निकले हैं उसी मॉर्निंग की बात है ये। और साइक्लोप बोलता है यहाँ पे चिल्लाता हुआ कि बिल्कुल नहीं चार्ल्स, बिल्कुल नहीं, अभी तक वो फील्ड वर्क के लिए रेडी नहीं हुआ है। तो वहीं पे चार्ल्स बोलते हैं कि तुम्हारा जितना अंदाज़ा है ये उससे कहीं ज़्यादा रेडी हो चुका है साइक्लोप, और वैसे भी मेरा पूरा प्लान है कि मैं इसके ऊपर से अपनी 1 मिनट के लिए भी नज़र नहीं हटाने वाला हूँ, तो तुम इसकी टेंशन नहीं लो। तो वहीं पे हम देखते हैं बेसिकली चार्ल्स जो है यहाँ पे डार्विन के लिए बात कर रहे होते हैं, क्योंकि साइक्लोप डार्विन को नहीं जाने दे रहा होता उस मिशन पे, और डार्विन पीछे से बोलता है कि साइक्लोप मुझे जाना है, मेरा दिल कर रहा है, मुझे जाने दो, मैं इनकी मदद करना चाहता हूँ। तो चार्ल्स बोलते हैं देखो अब तो ये भी जाना चाहता है। इस तरह तो बॉबी यानी कि आइसमैन जो है वो भी पहले हमारे साथ इस तरह मिशन पे जाना चाहता था, लेकिन आपने उसको नहीं जाने दिया क्योंकि आपको पता था कि वो रेडी नहीं है। तो चार्ल्स बोलते हैं कि ये बात बिल्कुल अलग है, डार्विन और गैब्रियल जो है वो बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, यही हमारा बेस्ट चांस हो सकता है उस तक पहुंचने के लिए, मतलब तुम्हारे भाई तक पहुंचने के लिए। तुम ये बात क्यों नहीं समझ रहे? तो साइक्लोप बोलता है कि मैं इस सब की कोई परवाह नहीं करता हूँ। तो साइक्लोप बोलता है कि मैं आपको साफ साफ बता दूँ कि वुल्कन अब मेरा कोई भाई नहीं है, समझे आप? तो चार्ल्स बोलते हैं ऐसा नहीं कहो, क्योंकि तुम्हें उसके बारे में टेंशन लेनी चाहिए, क्योंकि वो जिस जगह पे जा रहा है वहाँ पे तुम्हारे फादर कॉर्सेयर भी हैं, और वो भी वुल्कन का शिकार हो सकते हैं, समझे तुम? तो वहीं पे साइक्लोप जो एकदम फ़ौरन हाइपर हो जाता है, बोलता है कि अगर किसी को कुछ भी हुआ, एलेक्स को, रेचल को या डैड को मेरे, तो मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। तो प्रोफेसर बोलते हैं कि मैं उसी के लिए इस डार्विन को अपने साथ वहाँ पे ले जा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि कोई ट्रेजेडी ना हो स्कॉट, मैं उसको कॉज नहीं करना चाहता हूँ। तो साइक्लोप बोलता है कि हाँ मैं आपकी बातें तो समझ रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है कि ये किस तरह का मिशन है और उसमें क्या क्या हो सकता है। तो चार्ल्स बोलते हैं कि स्कॉट आखिरकार तुम मुझसे चाहते क्या हो, कि मैं यहाँ पे बैठे रहूँ और कुछ भी ना करूँ? क्या ये तुम्हें सेटिस्फाई कर देगा? क्या तुम नहीं चाहते कि जो गलती मैंने करी है मैं उसको सुधार सकूँ? तो साइक्लोप बोलता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप मेरी मदद किस तरह से कर रहे हैं, क्योंकि आप तो सारे उन लोगों को मुझसे दूर ले जा रहे हैं जिनसे मैं सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो चार्ल्स बोलते हैं कि यही है दुनिया जिसमें हम रहते हैं। तो वहीं पे एलेक्स यानी हैवॉक भी आता है और बोलता है कि बस कर दो स्कॉट, बहुत हो गया, हमें वहाँ पे जाना ही होगा, ये मेरे बगैर जा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि आखिर में देखा जाए तो वो वुल्कन जो है एक समर्स है, यानी वो हमारा भाई है, और अगर हम ही अपने भाई का ख्याल नहीं करेंगे और उसकी मुसीबत से नहीं छुड़वाएंगे शियार के लोगों को, तो ये सारा जिम्मा हमारे ऊपर ही आएगा। तो वहीं पर स्कॉट बोलता है कि एलेक्स मेरे भाई मेरी बात सुनो। लेकिन एलेक्स बोलता है कि मुझे पता है कि तुम इस वक्त बहुत ज़्यादा गुस्सा हो प्रोफेसर के ऊपर, वो तो मैं भी हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ इस बात में शरीक हूँ, लेकिन अब ये बात जो है हम लोगों से बढ़ चुकी है, अब यहाँ पे लोगों की ज़िंदगियाँ दांव पे लगी हुई हैं, और हम एक्सप्लेन है, हमारा पहला काम है लोगों की सेफ्टी, और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि पूरे के पूरी एम्पायर की, और हमें पता है कि वुल्कन इतना ज़्यादा पावरफुल है कि वो चाहे तो उस पूरे एम्पायर को गिरा सकता है, तो इसलिए अब हमें उसको जाके ही रोकना होगा कुछ भी करके। तो साइक्लोप इस तरह हम देखते हैं कि मान जाता है और बोलता है कि बस सही सलामत घर पर आ जाना तुम सब।
और हम यहाँ पे देखते हैं कि बेसिकली चार्ल्स उनको एक वेल्केनो के अंदर लाते हैं और हम देखते हैं कि वहाँ पे पूरा शियार का एक हिडन बेस होता है। मतलब शियार के लोग बहुत पहले जो हैं वो एक्समैन से उनकी बहुत ज़्यादा स्टोरीज कनेक्टेड हैं। आपने अगर पुराने एक्समैन कॉमिक्स पढ़े हो तो आपको पता होगा शियार और चार्ल्स एक्जेवियर उसकी जो एम्पायर थी लिसांड्रा, उन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा चक्कर चल रहा था, उनकी शादी भी हो गई थी और इस तरह शियार के लोगों ने अपना एक बेस भी बनाया था खुफिया, और ये वही बेस है जो कि बहुत सारे यहाँ पे एक्समैन को नहीं पता है। तो वहीं पे रेचल पूछती है कि प्रोफेसर आपको आखिरकार कब से पता है कि यहाँ पे एक शियार का बेस है। तो बोलते हैं कि मुझे पता था कि दीवान शिकारी जो कि इम्पेरियर था उनका, वो यहाँ पे एक बार आया था और उसने अपना कहीं ना कहीं बेस ज़रूर लगाया था, लेकिन लिलांड्रा ने मुझे कभी भी ये जानने नहीं दिया कि आखिरकार उसने ये बेस कहाँ पे लगाया था। और उसने मुझसे ये बोला था कि तुम कभी भी उसको ढूंढने की कोशिश नहीं करोगे, लेकिन अब हम मजबूर हैं और हमें उसका बिल्कुल अपोजिट करना ही होगा। तो हैवॉक बोलता है तो आखिरकार आपने ये बेस ढूंढा कैसे? तो प्रोफेसर बोलते हैं सिंपल, मैंने उसका वादा तोड़ दिया। और बताते हैं कि मैंने रीड रिचर्ड और टोनी स्टार्क को अलाउ किया कि वो मेरे पास जो शियार टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स वगैरह कर सकें, उसको एग्जामिन कर सकें, उसको समझ सकें, उसको सीख सकें, और इसके ज़रिए उन लोगों ने मुझे इस जगह को ढूंढ के दिया है। मतलब यहाँ पे रीड रिचर्ड और टोनी स्टार्क का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। क्या ये वही जगह है जहाँ पे वुल्कन पला बड़ा है? तो प्रोफेसर बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल, ये वही है जहाँ पर वो अपने स्लेव्स वगैरह को रखते थे और इसी के ज़रिए वो अर्थ पे यहाँ उनको भेजा करते थे। और डार्विन बोलता है कि इससे पहले जो है वुल्कन ने कभी भी मुझे इस बेस के बारे में कुछ नहीं बताया। तो प्रोफेसर बोलते हैं इसको पता भी कैसे होता, क्योंकि दीवान शाकारी जो यहाँ पे आया था वो एक स्पाई था और उसका काम ही यहाँ था छुप छुप के करना, तो किसी को उसके बारे में कुछ पता ही नहीं था। और हम बेसिकली देखते हैं कि वो लोग जो है उस शिप के अंदर जाने की कोशिश करते हैं, उस बेस के अंदर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पे जो है अजीब व गरीब शियार के लोग होते हैं जो कि आधे ज़ॉम्बी टाइप बन चुके होते हैं। और इस तरह हम देखते हैं कि वो सारे एक्समैन जो हैं उस बेस के अंदर घुसते हैं, लेकिन वो जो रोबोट होते हैं वो उनको मुस्तकिल स्कैन वगैरह कर रहे होते हैं और उनके ऊपर अटैक कर देते हैं, और उनके अटैक से लौटना जो है वो थोड़ी ज़ख्मी हो जाती है। और वहीं पे हम देखते हैं कि वहाँ पे जो सारे एक्समैन अपने एक्शन में आते हैं और सब लड़ने वड़ना शुरू हो जाते हैं उन रोबोट्स के जरिए। और वहीं पे हवा बोलता है कि प्रोफेसर ये चीज़ जो है इसको मार रही है। तो प्रोफेसर बोलते हैं कि ये एक एनर्जी शील्ड है, अगर तुम इसको टच करो तो उसका काफ़ी हिस्सा एब्जॉर्ब कर सकते हो, इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है एलेक्स। लेकिन मैं तुम्हें बता दूँ कि ये सोलर एनर्जी नहीं है और इसलिए इसको कंट्रोल करना तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा और ये तुम्हें हर्ट कर सकती है। और हम देखते हैं कि दूसरी तरफ हैवॉक जो है उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा होता है और वो बहुत ज़ोर से चिल्ला रहा होता है। और इस तरह हम दूसरी तरफ ये देख रहे होते हैं कि वो रोबोट जो हैं आके वारपाथ वगैरह पे हमला कर रहे होते हैं और वो सब मिलकर वहाँ पे उनसे लड़ रहे होते हैं। और हम देखते हैं वहीं पे रेचल जो है एक रोबोट के पास जाती है और बोलती है कि बस बहुत हो गया, अब मुझे अपने मेटल के दिमाग में घुसने दो। और हम देखते हैं जब वो मेटल के दिमाग में घुसती है, यानी उनके दिमाग में घुसती है, तो वो पता लगाती है और बोलती है कि इनको मरना है। तो नाइट कलर बोलता है कि क्या, तुम क्या कह रही हो? तो रेचल बोलती है कि हाँ इनको मरना है, क्योंकि ये प्रिजनर्स हुआ करते थे कभी शिप के ऊपर और शियार के लोगों ने इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके उनको ऐसा बना दिया, मतलब आधे इंसान और आधे रोबोट हैं ये, और इनकी सिर्फ एक ही ख्वाहिश है कि ये जल्द से जल्द मर जाएं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तकलीफ में है। तो वहीं पर बार बार उनको मारते हुए बोलता है कि ये लो, मैंने तुम्हारे ऊपर एक एहसान किया। तो वहीं पर डार्विन बोलता है कि प्रोफेसर प्लीज़ मुझे भी लड़ने दीजिए, मैं यहाँ पर खड़ा खड़ा क्या करूँ और इन लोगों को मेरी मदद की ज़रूरत है। तो प्रोफेसर बोलते हैं कि नहीं, तुम्हारी एडेप्टिव म्यूटेशन पावर जो है वो ऑफेंसिव नहीं बल्कि डिफेंसिव है, तो तुम मेरे साथ ही खड़े रहो। तो वहीं पर एलेक्स जो है होश में आता है और बोलता है कि प्रोफेसर आखिरकार ये लोग सब है कहाँ, ये लोग कर क्या रहे हैं? तो प्रोफेसर बोलते हैं कि तुम्हारे टीममेट ने सब कुछ अंडर कंट्रोल कर लिया है एलेक्स, तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट रिलैक्स करो। और वहीं पर हम देखते हैं कि एक रोबोट चार्ल्स के पास आ जाता है और बोलता है कि तुम्हें मैं पहचानता हूँ और तुम अभी तक मरे नहीं, इंटरेस्टिंग, अब मैं मारूंगा तुम्हें। लेकिन हम पीछे से देखते हैं कि डार्विन जो है प्रोफेसर की जान बचा लेता है और उस रोबोट को घसीटता हुआ कहीं और ले जाता है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि डार्विन अपनी ज़बरदस्त किस्म की पावर इस्तेमाल करता है और वो वहाँ पे जब लैंड करता है तो एक तरह से स्ट्रेच हो जाता है, जिसकी वजह से उसको ज़मीन का इम्पैक्ट फील नहीं होगा। और वहीं पर हम देखते हैं नाइट कॉलर डार्विन को बचाने के लिए पहुँचता है और वो देख के हैरत में हो जाता है और बोलता है कि डार्विन तुम्हें कोई चोट नहीं लगी? तो डार्विन बोलता है कि ऑफकोर्स मुझे नहीं लगी, मैंने कहा था ना कि मैं हर चीज़ को अडेप्ट कर लेता हूँ। और वो साथ में बोलता है कि ओह देखो ज़रा, मुझे तो यहाँ पे स्पेसशिप भी मिल गया जिसकी हमें तलाश थी। और वहीं पर हम देखते हैं कि जब वो लोग सब शिप में जा रहे होते हैं तो जेम्स यानी कि वारपाथ जो होता है उन सारे लोगों को मारता हुआ आ रहा होता है। तो प्रोफेसर बोलता है कि जेम्स ये नहीं सोचना कि मैं इस बारे में भूल जाऊँगा कि तुमने यहाँ पर बहुत सारे लोगों को मारा है, चाहे वो मोस्टली मशीन ही क्यों ना हो, लेकिन ये बात याद रखो कि एक्समैन कभी किसी को मारते नहीं हैं। तो वारपाथ बोलता है कि प्रोफेसर मैं आपकी बात से बिल्कुल अग्री करता हूँ, ये काम करना मुझे भी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर आप मेरी नज़र से देखते तो मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैं एक गुलाम को जो हूँ आज़ाद कर रहा हूँ। और वहीं पे हम देखते हैं कि प्रोफेसर उस जहाज़ का कमांड संभालते हैं और सारे लोग सीट बेल्ट बांध के बैठते हैं और प्रोफेसर बोलते हैं कि इस जहाज़ का फ्यूल वगैरह सब बढ़िया है और ये फुल्ली चार्ज है, सब लोग जो है अपनी अपनी सीट बेल्ट बांध लो। और मैं तुम लोग को याद दिलाता चलूँ कि ये जो अर्ली शियार के शिप्स थे इनका टेक ऑफ बहुत ज़्यादा खतरनाक और रफ हुआ करता था। तो वहीं पर नाइट क्रूज़र बोलता है कि प्रोफेसर हम बिल्कुल तैयार हैं, बस जल्दी से इस टेरिबल प्लेस से निकलने की करें। और हम दूसरी बार देखते हैं कि प्रोफेसर उस जहाज़ को लेकर वहाँ से निकलते हैं। और डार्विन बोलता है कि ये तो बहुत कूल है। और इस तरह हम देखते हैं कि वो जो एक्समैन है वो अर्थ से बाहर निकल कर आ चुके होते हैं। और वहीं पर प्रोफेसर बोलते हैं कि अकॉर्डिंग टू द चार्ट्स मुझे ये देख के पता चला है कि अगला स्टार गेट जो है वो हमारे मून के करीब है और उसके बाद तकरीबन 4 और जंप्स आएंगे और हम शियार स्पेस के अंदर पहुँच जाएंगे।
तो हैवॉक बोलता है कि प्रोफेसर ये बताएं कि हमारे रियल टाइम के अंदर ये कितना लगेगा। तो प्रोफेसर बोलते हैं तकरीबन इसका ट्रैवल जो है 1 दिन का होगा। कोई भी स्टार गेट तक पहुंचने के तकरीबन 1 दिन से ज़्यादा का टाइम नहीं लगता है और ये शिप जो है उसको वैसे ही एक्सेस कर लेगी। हमें हैकिंग वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये शिप उनका अपना है, तो उनके स्टार गेट में ये वैसे ही घुस सकती है और हम लोग जो है वहाँ पे अननोटिस्ड घुस सकते हैं और तुम्हारे फादर तक जल्द से जल्द वो मैसेज पहुँचा सकते हैं कि उनकी तरफ एक मुश्किल यानी वुल्कन आ रहा है। तो वहीं पर हम देखते हैं कि शिप के सामने एक बहुत बड़ी सी चीज़ आती है ताकि प्रोफेसर यही है वो स्टार गेट जिसकी आप बात कर रहे थे। और प्रोफेसर बोलते हैं कि हाँ ये वही गेट है और इसके ज़रिए हम जो है अपनी गैलेक्सी से बाहर और शियार एम्पायर के करीब पहुँच जाएंगे। तो मतलब स्टार गेट जो है ये शियार एम्पायर के बनाए हुए वार्म होल्स हैं। मतलब ये इन्होंने बनाए हुए मुख्तलिफ जगहों पे पूरी गैलेक्सीज़ के अंदर, सिर्फ इस गैलेक्सी के अंदर नहीं बल्कि दूसरी गैलेक्सीज़ के अंदर भी, क्योंकि बेसिकली शियार एम्पायर जो है हमारी इस गैलेक्सी के अंदर नहीं है, वो एंड्रोमेडा गैलेक्सी के अंदर है और हम लोग मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर हैं। लेकिन ये वार्म होल की वजह से क्या है, हमारा सफ़र जो है कम से कम हो जाता है और क्योंकि ये जहाज़ पहले से शियार का है तो ये स्टार गेट के अंदर से फ़ौरन जा सकती है। मतलब इनको कुछ हैक वैक करने की ज़रूरत नहीं है। तो वहीं पर हम देखते हैं कि प्रोफेसर जो है बोलते हैं कि मैंने जहाज़ को ऑटो पायलट पे लगा दिया है और ये अगला स्टार गेट खुद ब खुद ट्रैक कर लेगा, लेकिन एलेक्स तुम चार्ट्स के ऊपर ज़रा नज़र रखना और मुझे बताते रहना। तो एलेक्स बोलता है कि हाँ बिल्कुल प्रोफेसर, अब मुझे जहाज़ को चलाने में मज़ा आने लगा है। तो वहीं पर जो है प्रोफेसर रेचल के पास आते हैं और बोलते हैं क्या रेचल तुम मुझसे बात करना चाहोगी उस बारे में। तो रेचल बोलती है कि हाँ प्रोफेसर बिल्कुल, क्योंकि मैंने उनके दिमाग के अंदर जो देखा उससे तो मुझे ये लग रहा है कि शियार के लोग बिल्कुल मॉन्स्टर्स हैं प्रोफेसर। तो प्रोफेसर बोलते हैं कि हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, वो कभी ऐसे हुआ करते थे लेकिन अब वो ऐसे नहीं हैं, लेकिन हो सकता है कि आने वाला वक्त उनको दोबारा वही मॉन्स्टर्स बना दे। तो वहीं पर हैवॉक बोलता है कि प्रोफेसर हमारे पास एक प्रॉब्लम है। तो प्रोफेसर पूछते हैं किस किस्म की प्रॉब्लम। तो वो बोलता है हमारे रडार्स के ऊपर अगला कोई भी स्टार गेट शो नहीं हो रहा है इस सेक्टर के अंदर और दूसरे सारे सेक्टर के अंदर कोई भी स्टार गेट शो नहीं हो रहा है। अकॉर्डिंग टू द कंप्यूटर्स ऐसा लग रहा है कि दूसरे जंप गेट्स या स्टार गेट जो हैं वो डिस्ट्रॉय कर दिए गए हैं। तो वहीं पर प्रोफेसर बोलते हैं कि माय गॉड, ये ज़रूर वुल्कन है, ये वुल्कन ही कर सकता है, उसने हमारे लिए सारे दरवाजे बंद कर दिए हैं ताकि हम उसका पीछा कर ही ना सकें। टू बी कंटिन्यूड।